इसकी लेबलिंग भी कर लो इस न्यूरॉन की। दिस इज डेंड्राइट्स, दिस इज न्यूक्लियस। ये छोटे छोटे क्या हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स। बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं ये। दिस इज माइलिन शीथ, और ये है एक्सॉन, और ये हो गया नर्व एंडिंग। किसी के स्कूल में सिनेप्टिक एंडिंग बोलते हैं, किसी के स्कूल में टर्मिनल नर्व एंडिंग बोलते हैं। कीप इट सिंपल, साइनेप्स तो बाद में आएगा, नर्व एंडिंग। और इस पूरे हिस्से को जिसमें न्यूक्लियस भी आ रहा है, डेंड्राइट्स भी आ रहा है, डेंड्राइट्स भी आ रहे हैं, इस पूरे इस स्ट्रक्चर को, इसका जो पूरा हेड है, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन, साइटोन या सेल बॉडी। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रिसेप्टर हमने समझ लिया। दूसरा टॉपिक आता है, मतलब दूसरा टर्म आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है भाई? व्हाट इज इफेक्टर? एनीवन? इफेक्टर एक प्रकार की मसल होती है, ठीक है। चाहे तुम्हें ठंडा लगे, गर्मी लगे, चाहे तुम्हारे कान में दर्द हो, चाहे तुम्हारी आंखों में दर्द हो, चाहे तुम्हें कुछ टेस्ट आए, और चाहे तुम्हें क्या छूट गया, स्मेल आए, आपको जहां से स्टिमुलस आप रिसीव कर रहे हो वहीं पर आपको उसका इफेक्ट भी महसूस हो रहा है। यानी कि अगर इस पोर्शन में आपको गर्म महसूस हो रहा है, यहां से अगर स्टिमुलस गरम गरम पानी यहां गिरा है, तो इसी पोर्शन पर आपको जो है गर्म या गर्माहट या जलन महसूस होगी। सो बेसिकली इफेक्टर्स क्या होते हैं? एक मसल होता है या फिर कोई ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स, जहां पर आपको रिस्पॉन्स महसूस होता है। बेसिकली जहां से स्टिमुलस रिसीव कर रहे हो वहीं से आपको उसी एरिया पर आपको जो है उसका प्रभाव भी महसूस होगा। तो चाहे लाइट है, चाहे टेस्ट है, चाहे साउंड है, चाहे टेम्परेचर है, चाहे स्मेल है, ये सब के सब आपको आपके सेंसरी ऑर्गन्स में महसूस होगा। और सेंसरी ऑर्गन्स के कौन से हिस्से में महसूस होगा? उनके एक मसल में। उस मसल को हमने क्या नाम दे दिया? इफेक्टर। रिसेप्टर जो रिसीव कर रहा है स्टिमुलस को, और इफेक्टर जहां पर आपको उसका रिस्पॉन्स ब्रेन दे रहा है। और बेसिकली जहां इफेक्टर वहीं रिसेप्टर, या जहां रिसेप्टर वहां इफेक्टर। क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग जगह हो गए तो फिर तो आपके साथ कुछ गड़बड़ है ना? कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना? रिसेप्टर इफेक्टर समझ में आ गया? ओके। इसके बाद अगर हम नोट्स के हिसाब से चलें बच्चों, तो नोट्स कहते हैं कि इसके बाद हमें पढ़ना है साइनेप्स। साइनेप्स नहीं है? साइनेप्स ही तो है, फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम आ गया, देन उसके बाद साइनेप्स ही तो है। एक शब्द इस्तेमाल किया होगा स्कूल में टीचर ने साइनेप्स के लिए, गैप तो नहीं करा होगा। जंक्शन की रियल मीनिंग में जाएंगे तो जंक्शन का मतलब होता है टू कनेक्ट, ठीक है, टू कनेक्ट। साइनेप्स यानी कि वो एरिया जो कि दो प्रकार के, दो अलग अलग। सो व्हाट हैपेंस, सपोज ये आपका एक रिसेप्टर है, इसने रिसीव किया एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो यहाँ से पास होते 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 होते, जैसे यहाँ से गया, यहाँ से पास होते 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 ये पहुंच गया यहाँ पर।
अब इस सिग्नल को किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स। ये इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में यहां पहुंच चुका है। नाउ दिस इम्पल्स नीड्स टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। कैसे जाएगा? नर्व एंडिंग पर ना एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरो। यहां पर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरो। न्यूरो केमिकल रिलीज होने की वजह से इन दोनों के बीच का जो गैप था वो ब्रिज हो गया, इन दोनों के बीच का जो गैप था वो भर गया। एंड नाउ सक्सेसफुली ये यहां से जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स था हमारा, वो न्यूरो के थ्रू दूसरे की डेंड्राइट्स तक पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? दूसरे के डेंड्राइट्स तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए न्यूरॉन्स के थ्रू कैसे दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचता है, कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ साइनैप्स? तुम्हें ये बताना है कि साइनैप्स में न्यूरो रिलीज होता है, एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहा है। दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना जरूरी है, अगर कनेक्ट नहीं होगा, अगर वो ट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, अगर वो मैसेज पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर मैसेज नहीं पहुंचेगा तो आप रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाओगे। समझे मेरी बात? तो ये जो बीच में एक जो गैप था उसको जो ब्रिज किया गया, उस गैप को जो भरा गया है, उसी गैप को हम नाम देते हैं बच्चों साइनैप्स। गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स। एक की नर्व एंडिंग और दूसरे का डेंड्राइट, दोनों के बीच में जो गैप है उसे साइनैप्स बोलते हैं। और जब भी कोई सिग्नल, देखो हमारी बॉडी 24/7 एक्टिव रहती है, चाहे आप कुछ काम कर रहे हैं या सो रखे हैं, ठीक है, सांस भी ले रहे हो, ब्लड भी पंप हो रहा है, यानी कि बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो दौड़ ही रहे हैं। तो 24/7 फ्रॉम योर सिंस योर बर्थ टिल योर डेथ ये काम चलता रहेगा। तो न्यूरो रिलीज होते रहेंगे दोनों न्यूरॉन्स के बीच में। इसलिए आप एक मैसेज को रिसीव करते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं। आई मेरी बात समझ में? सो साइनेप्स इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों? हाँ जी, चलो इसको समझने से पहले ना, रिफ्लेक्स एक्शन को समझने से पहले नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से देख लो क्या होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं, एक को बोलते हैं सीएनएस और एक को बोलते हैं पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड आपकी स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब हुआ इनसे जो निकलने वाली नर्व्स हैं, चाहे वो ब्रेन से निकल रही हैं, देखो ये रहा ब्रेन, और ब्रेन से जुड़ा हुआ है बाकी का स्पाइनल कॉर्ड। अब इन स्पाइनल कॉर्ड से जो भी आपकी ये नर्व्स निकल रही हैं, ये आएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, इसमें फर्दर डिविजन्स भी हैं बट मैं उसमें जाना प्रेफर नहीं करता बिकॉज नॉट इन योर सिलेबस। ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम भी कराया होगा, फिर इसमें वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री भी पढ़ाया होगा, है ना। बता देता हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री सोमैटिक भी पढ़ाया होगा। ये सब मैं करा तो दूं बट
सिलेबस में है ही नहीं, ऑब्वियसली सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी बता देता हूँ। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इंक्लूड्स हमारे इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शंस। हाँ भाई, जरा मुझे ये बताइए बच्चों, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। वॉलेंटियर, भाई स्कूल में एनुअल डे है, कौन कौन वॉलेंटियर बनेगा? पूछते हैं ना ऐसे, कौन कौन वॉलेंटियर बनेगा? तो आप अपने स्व इच्छा से, अपनी सेल्फ डिसाइड करते हो ना आप लोग कि मुझे वॉलेंटियर करना है, मुझे पेड़ बनना है, मुझे हाथी बनना है, मुझे जो है डांस में पार्टिसिपेट करना है, मुझे गाना गाना है ना, मुझे एंकरिंग करनी है। अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करते हो ना, सो दैट इज कॉल्ड वॉलेंटियर, योर वॉलेंटियर डिसीजन। आपने खुद से डिसाइड किया है। वैसे ही हमारे जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। कैसे एक्शंस? ये तुम लिख रहे हो, पेन को ग्रिप कर रहे हो, दैट इज ऑल योर वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, जैसे तुम लोग बैठे हुए हो, कैसे बैठना है, हाथ को कैसे रखना है, ऐसे बैठना है या सीधा बैठना है, ये सब के सब तुम्हारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। एक्सरसाइज करते हो तो नेक स्ट्रेचिंग करते हो, है ना, हैंड स्ट्रेच करते हो अपने। ये सारे के सारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जहां आपका डिसीजन, आपकी इच्छा चलती है। ठीक है, ये हो गए वॉलेंट्री एक्शंस। फिर आते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया है, कार्डियक मसल का बीट करना, हार्ट बीट करना, आइरिस का जो साइज है वो, है ना, एंड और बताओ, स्नीजिंग करना, वॉमिटिंग करना, ये सारे के सारे आपके, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सारे के सारे आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। ठीक है, आप सोच के नहीं ब्लिंक करते, अपने आप होता है, अपने आप होता है। ठीक है, अरे वो तो तुम फिर कंट्रोल करने बैठ गए ना। पूरे दिन में तुमने कितनी बार किया, जरा बताओ मुझे। नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, और बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड ही है एक वो एरिया जहां से आपकी सारी की सारी नर्व्स अराइज करती हैं। इसलिए बोला जाता है कि सीधा बैठो, इसलिए बोला जाता है कि पोस्टर सही रखो, इसलिए बोला जाता है कि आपके रीढ़ की हड्डी में जो है चोट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर चोट आएगी तो आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स में जो है उसका फर्क देखने को मिलेगा। समझे मेरी बात? कई बार तुमने एग्जाम्पल सुने होंगे कि कोई था जो मतलब सम एक्स वाई जेड, वो बाथरूम में गिर गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और उसके जो है फिर पैरालाइज हो गया। ऐसे कई सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? रीढ़ की हड्डी में चोट आई और उसका एक हिस्सा पैरालाइज क्यों हो गया? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट आई, यानी कि इससे निकलने वाली नर्व्स में मैसेज जा नहीं पाएगा, और जब मैसेज जा नहीं पाएगा तो वो इफेक्टर काम कैसे करेगा? आई मेरी बात समझ में? इसलिए वो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। बायोलॉजिकली भी और मुहावरे के समय भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरुदंड सीधा रखो अपना। मेरुदंड का मतलब होता है अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, हमेशा अपना स्टैंड लो। मुहावरा ये कहता है अपना, हाँ, अपना स्टैंड लेना सीखिए, टंगने की कोशिश मत कीजिए, दूसरे के भरोसे मत रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए। मेरुदंड सीधा रखना बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके। सो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर द टू इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसलिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट्रल, केंद्र है जहां से आपके बाकी के नर्व्स अराइज कर रहे हैं। यार तेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये बात समझ गए? अब ये समझना जरूरी था, क्योंकि हमने अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन। पर रुको 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 रुको, रिफ्लेक्स एक्शन से भी समझने से पहले हम अपना एक कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स
या फिर एक्शन की बात करते हैं। ऐसा पूरे दिन में कौन सा रिस्पॉन्स था ना तुम्हारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ जहां पे तुमने सडन एक्शन नहीं दिखाया हो पूरे दिन में? बाहर खेलने जाऊं या नहीं, ये तो तेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन ये है कि पूरे दिन में ऐसा कौन सा एग्जाम्पल था आपके साथ जहां आपने डिसाइड किया और फिर आपने एक रिस्पॉन्स दिया, मतलब ब्रेन का इस्तेमाल हुआ है। ये अच्छा है, आज का मैच देखूं या ना देखूं, है ना? सस्पेंड हो गया बिकॉज ऑफ चल रहा है। तो अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो, ये देखो क्वेश्चन। स्कूल गए थे तुम लोग? असेंबली हुई थी स्कूल में? होती होगी प्रेयर के लिए, स्कूल में असेंबली ही नहीं होती है? अरे यार असेंबली तो कभी ना कभी अटेंड करी होगी ना। विश्राम, सावधान, ये तो हुआ होगा ना। स्टैंड एट ईज, अटेंशन, यानी कि आपने कमांड लिया, आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया। ऐसा हुआ कि एकदम से हुआ क्या? सुना, प्रोसेस किया, ब्रेन ने सोचा कि स्टैंड एट ईज यानी कि विश्राम, तो आपने एक पैर साइड कर लिया और दोनों पीछे से हाथ जोड़ लिए। तो उस समय क्या हो रहा है? स्टिमुलस आया, जिसने भी कमांड करा उसने स्टिमुलस दिया आपको एक, ठीक है। नाउ ये स्टिमुलस आपके कौन से रिसेप्टर ने लिया है? फोनो रिसेप्टर। सही बात है, पागल तो हो ही गया है। फोनो रिसेप्टर ने आपका क्या करा? साउंड, जो भी लड़का या लड़की स्टेज पे चिल्ला रही थी, ये चिल्ला रहा था, उसका साउंड आपने रिसीव किया। किसके द्वारा? फोनो रिसेप्टर के द्वारा, ठीक है। ईयर तो बहुत बाहर है, अंदर तो फोनो रिसेप्टर ही है। उन फोनो रिसेप्टर ने क्या किया? वो फोनो रिसेप्टर गए ब्रेन के पास कि भाई स्टैंड एट ईज का जो है कमांड आया है, स्टैंड एट ईज का कमांड आया है, ठीक है। ब्रेन ने बोला अच्छा ये कमांड आया है, क्या करोगे? क्या करोगे? पता नहीं यार, ऐसे ही बनेगा ना ये। ठीक है, हाथ पीछे कर लिया आपने। मैं इसके हाथ ही नहीं बना रहा, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप उसके पैर, आपने बेसिकली क्या किया? पैर पीछे की तरफ कर लिया, गैप आ गया, ठीक है भाई। सुन ले अब, ठीक है, थोड़ा थम जा। सो बेसिकली ब्रेन वॉज इन्वॉल्व। और अच्छा, ये तो एकदम से नहीं हुआ है, यहाँ पर एक और चीज हुई है। इफेक्टर के पास कमांड गया ना। हाँ, इसमें इफेक्टर क्या होगा? कौन सी मसल? कान की? कान हिलाया अपने अपने हैं? पैर, आपने अपना पैर हिलाया, आपने एक ही पैर हिलाया, वो भी दूसरा पैर नहीं लाया आपने, और हाथ पीछे कर लिए हैं। टू हैंड्स वन लेग, ठीक है। तो रिसीव यहां से करा और एक्शन यहां पर आया, वो भी कंट्रोल्ड वे में। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे उसने स्टैंडर्डीज बोला तो आप बिल्कुल स्प्लिट मारने लग गए। वो तो फिर एक अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स हो जाएगा ना आपका कि यार ये तो स्प्लिट मार रहा है, या लेट जाए कोई स्टैंडर्डीज सुनते ही, है ना? तो ऐसी हंसी निकलेगी अगर स्कूल में कोई करेगा तो कंट्रोल्ड वे में निकला। क्यों रिस्पॉन्स एक कंट्रोल्ड वे में निकला? बिकॉज
ब्रेन वॉज इन्वॉल्व, यहाँ ब्रेन इन्वॉल्व था, इसलिए मैंने इस पूरे के पूरे सिनेरियो को हेडिंग दी है कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स या एक्शन, बिकॉज ब्रेन इज इन्वॉल्व हियर। फिर उसके बाद एक और एक्शन होता है हम लोगों का, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? क्विक रिस्पॉन्स होता है या फिर सडन रिएक्शन होता है। क्या हुआ? घर में चल रहे हो, चलते 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 बीच में बेड आया, फट पैर लगा तुम्हारा, दो उंगलियों के बीच में ऐसे हो गया। सबसे पहले क्या करते हो? सबके साथ हुआ है ना ये? सबके साथ हुआ है। हाँ, पैर पकड़ते हो और चिल्लाते हो बहुत तेज। तो आपने एकदम, क्या तुमने पहले सोचा कि ओ पैर चोट लगी है और चिल्लाना भी है? ऐसा तो नहीं हो रहा ना। आपका सडन रिस्पॉन्स आता है, पैर पकड़ के चिल्लाते हो फटाफट। अब कितना चिल्लाना है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और आपकी चोट पे डिपेंड करता है कि आपको आपके थर्मो रिसेप्टर पे कितना चोट आई है, आपकी स्किन पे कितनी चोट आई है। समझे मेरी बात? तो उस सिनेरियो में आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए जो आपका रिस्पॉन्स आता है वो अनकंट्रोल्ड आता है। उसमें कोई जजमेंट नहीं होती है, उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं होती है। कोई कम भी चिल्ला सकता है, कोई ज्यादा भी चिल्ला सकता है। अब सपोज तुम्हें लगी है तो तुम चिल्ला रहे हो, सपोज पापा को लगी है तो पता भी नहीं चलता कि पापा को लगी है ना? क्योंकि पापा थोड़ा सा पिघलना नहीं है अंदर से, हाँ, आंसू दबा लिए अंदर पर। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो ये है, इंटेंसिटी मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आपने उस समय रिस्पॉन्स सडन दिया है। एम आई क्लियर? और सडन रिस्पॉन्स इसलिए दिया क्योंकि वहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट? ब्रेन नहीं था, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं था वहां पर। ब्रेन लगा ले, यहां पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए जो आपका वहां पर रिस्पॉन्स आता है वो बहुत सडन आता है। अब जो स्कूल में कमांड करता है, स्टैंड एट इज, अटेंशन, बच्चे करते ना ऐसे, एटीट्यूड में होते हैं, हमने सुन रहे तेरी बात, और कुछ होता है एकदम ऐसे करते हैं, एकदम एकदम जोश में रहते हैं वो बच्चे। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहे हो, बिकॉज ब्रेन इज इन्वॉल्व। यहां पर ब्रेन इन्वॉल्व होता नहीं है, तो जैसी मर्जी है वैसा आपका रिस्पॉन्स निकल कर आता है। कोई तेज चिल्लाता है, कोई धीरे चिल्लाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है हम लोगों ने, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। तो अब हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इतना तो समझ में आ गया है कि हमारे दो प्रकार के एक्शंस हैं, हमारे दो प्रकार के रिस्पॉन्सेज हैं। एक वो रिस्पॉन्स है मेरा जहां पर कि मैं कंट्रोल्ड वे में सोच समझकर एक डिसीजन लेकर रिस्पॉन्स दे रहा हूं। ठीक है, और एक मेरा वो रिस्पॉन्स है जहां पर मेरा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस वो फटाक से आ रहा है, अपने आप आ रहा है। ठीक है, तो उसी रिस्पॉन्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, नाम है उसका रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्पाइडरमैन की जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें तुमने देखा होगा, पीटर पार्कर जब कैंटीन में होता है, उसके दोस्त उसको बुली करने के लिए उसकी ट्रे को उछाल देते हैं, और जब उस समय वो उस ट्रांजिशन फेज में होता है, जब वो धीरे धीरे करके स्पाइडरमैन बन रहा होता है, फटाफट से कट 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 ट्रे में सारी चीजें लगा देता है। तो साथ में जो लड़की खड़ी होती है उसको बोलती है गुड रिफ्लेक्सेस। गुड रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या हुआ? कि आपने बहुत ही कम समय में एक क्विक रिस्पॉन्स दे दिया, वो भी कंट्रोल्ड वे में। ये बहुत कम लोगों का होता है। जैसे सबको, सब लोग धोनी के लिए बोलते हैं कि उसका स्टंपिंग का रिकॉर्ड है कि वो बहुत कम समय में कंट्रोल्ड वे में स्टंप आउट कर देता है। ऐसा कोई विकेट कीपर नहीं है, बॉल आई और फटाक से आउट। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं धोनी को आउट करने में। सो रिफ्लेक्स एक्शन भी कुछ इसी प्रकार है। ये क्या कहता है कि आपने सपोज कोई स्टिमुलस लिया, तुम्हारी बुक में बोला गया है कि सपोज मान लेते हैं कि आपने गलती से किसी गर्म बर्तन को टच कर लिया है,
सपोज कोई दूध उबल रहा था, आपने सपोज गलती से टच कर लिया पतीले को, तो क्या होगा, आपकी स्किन में कौन सा रिसेप्टर है जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा? थर्मो रिसेप्टर। स्टिमुलस क्या था हमारे लिए यहाँ पर? हीट। रिसीव किया स्किन में किसने? थर्मो रिसेप्टर ने। नाउ अब ये मैसेज कौन लेके जाएगा कि भैया हीट है? न्यूरॉन्स। थर्मो रिसेप्टर ने सिर्फ रिसीव किया है। अब ये मैसेज कौन लेकर जाएगा कि भैया हीट का? इसे हम कहते हैं स्पेशल न्यूरॉन्स। कौन से हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? ये सेंसरी न्यूरॉन्स जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक। कंट्रोल्ड वे में थे तो कहां तक जा रहे थे? ब्रेन तक। पर इस सिनेरियो में वो कहां तक जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड से ही ये रास्ता वापस आ जाता है। कौन लेकर आता है ये मैसेज वापस? एक और ऑब्वियसली न्यूरॉन्स लेकर आएंगे, पर इन स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स का नाम है मोटर न्यूरॉन्स। और ये मोटर न्यूरॉन्स आपके स्किन में ही अपना मैसेज डाल देंगे। कौन सा मैसेज? लिफ्ट योर हैंड। और स्किन में मैसेज कहां जा रहा है? इफेक्टर्स। इफेक्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स ने तो रिसीव कर लिया, काम खत्म। आगे मैसेज पास कर दिया, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो मैसेज जा रहा है, पर वो ब्रेन तक नहीं गया। वो कहां तक गया है? स्पाइनल कॉर्ड तक गया है। और स्पाइनल कॉर्ड से दूसरी न्यूरॉन कौन सी आ रही है? मोटर न्यूरॉन। जिसकी वजह जिसकी वजह से इफेक्टर्स पर क्या इफेक्ट आया, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या मैसेज आया कि भैया हाथ पीछे कर लो फटाफट। अब कोई फटाफट से ऐसे करो, कोई पूरा पीछे हो जाए, दैट इज अनदर पॉइंट। ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहां आई सेंसरी न्यूरॉन और यहां से निकली मोटर न्यूरॉन, और स्पाइनल कॉर्ड में एक न्यूरॉन होती है अलग से जो इन दोनों को जोड़ रही होती है। उसे हम कहते हैं रीले न्यूरॉन। रीले रेस देखी तुम लोगों ने? एक भागता है, दूसरे को कुछ पकड़ा, स्टिक होती है, क्या होता है, कुछ मशाल सी होती है, वो उसको पकड़ाता है, फिर वो दूसरा भागता है, तीसरे को पकड़ाता है। तो करते 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 पूरी एक रेस जो होती है उनकी, एक पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाता है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, रिले का मतलब होता है टू ज्वाइन। तो रिले ने क्या करा? रिले ने सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को ज्वाइन कर दिया। रिले न्यूरॉन कहां प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। क्लियर है वाली बात? यहां पर मोटर न्यूरॉन सिर्फ वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स लेकर आ रही है, कोई मैसेज लेकर नहीं आ रही है, मतलब कि हाथ आपको इतना पीछे करना है। क्योंकि अगर वो आपको ये बताएंगे कि आपको हाथ इतना पीछे करना है, तो यानी कि वो तो एक कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स आ गया ना आपके पास। कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स के लिए तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है बच्चों। यहाँ पर तो बस ये रिस्पॉन्स आएगी, हाथ पीछे करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, वो ब्रेन का काम है। ओके। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एक्शन जहां पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ब्रेन तक जाता ही नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाता है। ओके, समझ में आ गई बात? अच्छा अभी क्या नाम है इसका, समृद्ध ने एक डाउट पूछा था कि नर्वस सिस्टम में जो आपने दो पार्ट्स बताए हैं, सीएनएस और पीएनएस, तो सीएनएस में तो ठीक है, सीएनएस में हमारा ब्रेन और स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड आती है। पीएनएस में क्या आता है? पीएनएस में मैंने अभी बताया था कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स आती हैं। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है ना, उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। क्रेनियल नर्व्स
ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, अब किसी के स्कूल में सोमैटिक लिखाया होगा तो वो सोमैटिक पहले वाले का क्रेनियल का स्पाइनल ही है। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट डोंट गो इन डेप्थ, बिकॉज ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है एट द एंड ऑफ द सेशन। तो बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि अच्छा सोमैटिक मैम ने पढ़ाया था, नहीं मैं करके जाऊंगा, नहीं आएगा, नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मेरे इस बात को ध्यान रखना, एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है उतना ही प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि उससे बाहर नहीं आने वाला। और अगर आपकी मैम ने ज़्यादा पढ़ा दिया है तो अच्छी बात है, तुम्हारे समझ में आ गया, बट दैट इज नॉट योर एग्जाम रेलिवेंट एट एनी कॉस्ट। आप अपना बर्डन ऐड कर रहे हो, अपना सिलेबस ऐड कर रहे हो खामखा का, कि मैम ने पढ़ाया तो करके जाते हैं। नहीं है सिलेबस में तो नहीं पूछेंगे वो तुमसे। पर एक बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं मैं तो कमिटेड हूँ मैम की तरफ, करना ही है तो कर लो भाई, टाइम वेस्ट करने वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक है, वो तो तुमने डाउट पूछ लिया तो मैंने बता दिया। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स पीएनएस में आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स आती हैं स्पाइनल नर्व्स। दैट्स इट। बाकी और भी डिविजन्स हैं, किसी ने तो ये भी बताया होगा कि 12 पेयर्स इसके निकलते हैं, 31 पेयर इसके निकलते हैं। नॉट रेलिवेंट एट एनी कॉस्ट। हाँ, कुछ पूछना है निश्चय? क्या चीज? स्पाइनल, हाँ। अगर ब्रेन तक नहीं गई है, हम एक्शन क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि ब्रेन से तो आया ही नहीं है। योर लाइफ एक्सपीरियंसेस हैज टॉट यू। बचपन में पता था कि आपको मिट्टी नहीं खानी होती, दीवार नहीं चाटनी होती? बचपन में पता था? नहीं पता था। वो तो आपके ब्रेन ने, आपके रिसेप्टर्स ने सीखा कि दीवार चाटने पे मार लगती है और मिर्च चाटने पे मुंह में जीभ जीभ पर आग लगती है। ये आपके रिसेप्टर्स ने खुद को ट्रेन किया उस दौरान, इसलिए उस लर्निंग स्टेज में ना आपके मोटर न्यूरॉन बहुत एक्टिव होते हैं। समझे मेरी बात? ये हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे रिसेप्टर्स को ट्रेन करते हैं। इसलिए हम छोटे बच्चों को खेलते वक्त, जो बच्चे प्ले स्कूल में आते हैं, उनको पजल देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं, ताकि उनकी ग्रास्पिंग पावर जो है वो अच्छी हो। उनको डांस सिखाते हैं ताकि उनका पोस्चर बने अच्छा, उनको नॉलेज आए पोजीशंस की। ये एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे करके बच्चे की लाइफ में ऐड होते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होता है। ब्रेन वॉज नेवर टॉट कि आपको छींकने पर ऐसे करना है, या फिर आपको वॉमिट होगी तो आपको ऐसे करना है। कभी नहीं। ये आपकी बॉडी सीखती है, इसलिए ऐसे रिस्पॉन्ड करती है। बचपन में कभी मुंह जला होगा, तभी तो आज फू फू करके पीते हो, फूंक मार के पीते हो, या फिर ठंडा होने पे पीते हो, वेट करते हो दूध के गर्म होने का। या फिर अगर पतीला उठाना है तो एक कपड़ा लेते हो और उससे उठा के उसको रखते हो, किसी चिमटे से उठा के उसको साइड में रखते हो। हाथ कभी जला होगा ना तुम्हारा। ठीक है, सो इट इज योर लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट हैज ट्रेन्ड योर रिसेप्टर्स, योर न्यूरॉन्स, कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या करना है। और अगर आपको ट्रेन नहीं किया तो आप कई बार सुन पड़ जाओगे। कई सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, कई सारे लाइफ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर वो आपके साथ पहली बार घट रहे हैं। तुम्हारे सामने शेर आ जाए, क्या करोगे? सुन पड़ जाओगे कुछ समय के लिए कि क्या करूं। हाँ, अभी मेरे साथ ही होने वाला था। परसों मैं आ रहा था घर घर की तरफ आ रहा था ड्राइव करते हुए, एक वो था स्विगी वाला, ऐसे जा रहा ऐसे, मैंने कहा ये गया आज। उसने उसको दूसरे बाइक वाले को ठोक दिया, दोनों के बीच में स्पार्किंग हुई, चिंगारी निकली, एक चला गया ट्रक के नीचे। वो तो अच्छा था कि ट्रक खड़ा हुआ था और मैं गाड़ी में था, मैं गाड़ी ड्राइव करते, मैं उनके पीछे ही था। मैंने सडन ब्रेक मारी और उसकी वजह से मेरा एड्रेनलिन मतलब हार्मोन निकला वाला, तो उस हार्मोन की वजह से मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। तो पहले तो मैं कुछ समय सोच ही नहीं पाया मैं करूं क्या, क्योंकि ऑलरेडी ये सिचुएशन मेरे साथ कभी नहीं हुई कि मैं ड्राइव कर रहा हूं मेरे सामने ऐसे हो गया। बट क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व था तो फटाक से ब्रेक लगा दी। ठीक है, सडन रिस्पॉन्स भी था मेरा, बट क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये कुछ गड़बड़ करेगा, ये बंदा कुछ करेगा, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि ऐसे हो सकता है।
तो मैंने फटाक से ब्रेक लगा दी। सो दिस इज योर, वो साइड हो गया पहले से। तो रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया कि वहां पे आपके सडन रिस्पॉन्सेज आते हैं, वहां पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सीखा है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ने, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखाया है कि जब भी कुछ ऐसा होगा तो आपको ऐसा करना है, तो आप कर जाते हो, बिकॉज यू आर ट्रेन्ड। ओके, ठीक है। सो अब इसमें ना हमारा नर्वस सिस्टम पूरा हो चुका है। हम सॉरी, एनिमल में नर्वस सिस्टम पूरा हो चुका है, हार्मोनल सिस्टम बचता है अब तो ये बहुत आसान है। हार्मोनल सिस्टम हम फटाफट से कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हार्मोनल सिस्टम एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, अगेन वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी शॉर्ट टॉपिक्स, यही थे जो लेंदी थे। अच्छा हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रेन, ब्रेन तो रह गया अभी। हाँ अभी ब्रेन है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग से निकल गया, दिमाग दिमाग का वर्ड किया ना हमने। तो ब्रेन है, ब्रेन को डिस्कस करना है, पर आ जाएगा समझ। ये सारी चीजें समझ में आ गई तो ब्रेन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।